दोस्तों, एक टाइम था जब लोगों के लिए सोशल मीडिया का मतलब ही फेसबुक होता था, क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक के रूप में लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था जिसका एक लंबे अरसे तक मार्केट में कोई कंपटीटर या अल्टरनेटिव मौजूद ही नहीं था। और इसी की बदौलत जकरबर्ग को दुनिया के सबसे कामयाब और सबसे अमीर लोगों में शुमार किया जाने लगा। इनफैक्ट जुलाई 2021 के दौरान जकरबर्ग की नेट वर्थ 142 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर गई थी और वो उस समय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल जुलाई 2021 के बाद से अचानक जकरबर्ग का डाउनफॉल शुरू हो गया और अगले 9 महीनों में ही उनकी वेल्थ 50% कम हो गई। और सिर्फ जकरबर्ग ही नहीं बल्कि उनकी कंपनी फेसबुक भी पिछले 9-10 महीनों में अपनी 50% वैल्यूएशन खो चुकी है। अब आज की अगर बात करें तो इस समय जकरबर्ग की नेट वर्थ 69 बिलियन डॉलर्स है और बिलियनियर्स की लिस्ट में पीछे की तरफ खिसकते हुए वो 15th पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जकरबर्ग और फेसबुक के इस सडन डाउनफॉल का रीजन आखिर क्या है और क्या ये डाउनफॉल टेम्परेरी है या फिर ये फेसबुक के अंत होने की शुरुआत है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फेसबुक की शुरुआत आखिर कैसे हुई और मार्क जकरबर्ग ने इसे क्यों बनाया था। असल में ये बात साल 2004 की है, जब मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक यंग स्टूडेंट हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इंटरनेट तो यूज करते थे, लेकिन उस समय इंटरनेट पर उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। यहीं से मार्क को एक ऐसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म को बनाने का आइडिया आया जिसके जरिए हार्वर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके। और इस तरह सिर्फ एक महीना कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताकर उन्होंने 4 जनवरी सन 2004 के दिन फेसबुक को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम उन्होंने उस समय द फेसबुक रखा था। मार्क ने अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्टूडेंट्स की एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इसलिए लॉन्च होने के अगले ही दिन फेसबुक पर साइन अप करने वाले स्टूडेंट्स की गिनती 1200 को क्रॉस कर गई और सिर्फ एक महीने के अंदर आधे से ज्यादा हार्वर्ड स्टूडेंट्स फेसबुक ज्वाइन कर चुके थे। अब वैसे तो दोस्तों जकरबर्ग ने इनिशियली फेसबुक को सिर्फ हार्वर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया था, लेकिन यूजर्स के जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए उन्होंने इसे येल और स्टैनफोर्ड जैसे दूसरे कॉलेज के कैंपसेस में भी अवेलेबल करा दिया। इसके बाद फिर कुछ साल तक वे इसी तरह धीरे धीरे फेसबुक की रीच को अमेरिका में एक्सपेंड करते रहे और जब उन्हें लगा कि अब वो इंटरनेशनल लेवल पर इसे लेकर जा सकते हैं तो 26 दिसंबर 2006 के दिन उन्होंने फेसबुक को ग्लोबली लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों, जिस तरह फेसबुक कॉलेज कैंपस के अंदर लॉन्च होते ही छा गया था, ठीक वैसा ही कमाल इसने ग्लोबल लेवल पर भी करके दिखाया, जहां इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की गिनती 50 करोड़ के नंबर को 2010 में और 100 करोड़ को 2012 में ही क्रॉस कर गई। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई फेसबुक की ग्रोथ के बारे में। अगर फेसबुक की स्ट्रेटजीज की बात करें तो सबसे पहली और अहम चीज ये रही कि फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म को हमेशा सिंपल और इजी टू यूज रखा। यही वजह है कि आज दुनिया भर के बिना पढ़े लिखे लोग भी आराम से फेसबुक को यूज कर लेते हैं। इसके अलावा फेसबुक की दूसरी अहम स्ट्रेटजी ये रही कि उन्होंने यूजर्स को कभी भी अपडेट्स देना बंद नहीं किया और उन्हें अपने साथ इंगेज रखने के लिए फेसबुक में नए नए फीचर्स ऐड करती गई। इन सब के अलावा दूसरे बिजनेसेस को एक्वायर करना भी फेसबुक की एक अहम स्ट्रेटजी रही। फेसबुक को जिस भी कंपनी या स्टार्टअप के बारे में ये लगा कि वो आगे जाकर उन्हें टक्कर दे सकता है तो वो उन सभी कंपनीज को एक्वायर करता गया। फॉर एग्जांपल, फेसबुक ने सन 2012 में इंस्टाग्राम और 2014 में व्हाट्सएप को इसी स्ट्रेटजी के तहत एक्वायर किया था। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी फेसबुक को अपने अब तक के इस सफर में बहुत सारे चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, फेक न्यूज और हेट स्पीच को कंट्रोल करना, फेक अकाउंट्स को डिटेक्ट करना और यूजर्स को रिटेन करना, ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें फेसबुक आज तक सही ढंग से टैकल नहीं कर पाया है। और इसके अलावा यूजर की प्राइवेसी भी हमेशा ही फेसबुक के लिए एक बड़ा कंसर्न रहा है। दरअसल पिछले 10 सालों में फेसबुक पर कई बार यूजर्स के डेटा और प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट करने के आरोप लग चुके हैं। यहाँ तक कि इसके लिए फेसबुक कंपनी पर $5 बिलियन का जुर्माना भी लगाया जा चुका है और मार्क जकरबर्ग खुद कई बार पब्लिकली अपनी गलती को एक्सेप्ट करके इसके लिए माफी भी मांग चुके हैं। यही वजह है कि प्राइवेसी और डेटा को हैंडल करने के मामले में फेसबुक आज भी बहुत बदनाम है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि फेसबुक के साथ ये सब प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सीज तो शुरुआत से ही है, फिर पिछले 10-11 महीनों में ही आखिर ऐसा क्या हो गया कि फेसबुक की वैल्यूएशन 50% कम हो गई। असल में दोस्तों, ऐसा होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजंस हैं। चलिए हम आपको एक एक करके उन सभी रीजंस के बारे में बताते हैं। रीजन नंबर 1, दोस्तों पिछले करीब 1 साल से फेसबुक की यूजर ग्रोथ में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और न सिर्फ इनकी ग्रोथ में कमी आई बल्कि फेसबुक अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को भी खो रहा है। पिछले साल 2021 के आखिरी क्वार्टर में फेसबुक को पहली बार 5 लाख यूजर्स का लॉस हुआ था। असल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा मार्केट है जहां यूजर्स एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से शिफ्ट होते हैं।
अगर मार्केट में कोई नया और ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म आता है तो यूजर्स तुरंत अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को छोड़कर उस पर चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज से 15 साल पहले जो फेसबुक लोगों के लिए सबसे एक्साइटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ करता था, आज की यंग जनरेशन को वही फेसबुक अब बोरिंग लगने लगा है और 18 से 25 साल की उम्र के यंगस्टर्स आज फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम तो चूंकि फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन फेसबुक को असली नुकसान टिकटॉक ने पहुंचाया है, क्योंकि टिकटॉक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर्स चुरा रहा है। रीजन नंबर 2, द एविल इमेज ऑफ फेसबुक। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हेट स्पीच, रेसिज्म, फेक अकाउंट्स और यूजर प्राइवेसी जैसी चीजों को लेकर फेसबुक पहले से ही काफी बदनाम है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इंटरनेट पर आए दिन बाइकॉट फेसबुक और डिलीट फेसबुक जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करते रहते हैं। अब फेसबुक के लिए प्रॉब्लम यह है कि इस बाइकॉट का हिस्सा सिर्फ यूजर्स ही नहीं बल्कि वो कंपनीज भी बनती हैं जो फेसबुक के लिए उसके एडवर्टाइजर्स हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 में रेसिज्म और यूजर प्राइवेसी जैसी चीजों की वजह से करीब 500 कंपनीज ने फेसबुक का बाइकॉट किया था और इतना ही नहीं, अक्टूबर 2021 में ये नंबर बढ़कर 1000 को भी क्रॉस कर गया था। अब फेसबुक चूंकि एक ऐसी कंपनी है जिनका 97% रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग के ही थ्रू आता है, ऐसे में एडवर्टाइजर्स का इस तरह बाइकॉट करना फेसबुक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। रीजन नंबर 3, एप्पल्स न्यू प्राइवेसी। अब दोस्तों, एडवर्टाइजर्स द्वारा बाइकॉट किया जाना और यूजर्स का लगातार कम होना ऑलरेडी फेसबुक को काफी नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन इसके बाद फेसबुक को एक और बड़ा झटका तब लगा जब एप्पल ने अपनी प्राइवेसी में एक चेंज किया। दरअसल अप्रैल 2021 में एप्पल ने इस चीज का कंट्रोल भी पूरी तरह से अपने यूजर्स के हाथ में दे दिया कि वो फेसबुक या किसी दूसरी ऐप से अपनी एक्टिविटी को ट्रैक करवाना चाहते हैं या नहीं। अब यूजर्स के हाथ में जब खुद ये पावर होगी तो कौन भला अपनी एक्टिविटी को ट्रैक करवाना चाहेगा। ऐसे में इस फीचर के लॉन्च होने के सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर एप्पल के 96% यूजर्स ने ऐप ट्रैकिंग को ऑफ कर दिया। अब चूंकि फेसबुक बिना यूजर डेटा कलेक्ट किए टारगेटेड एड्स नहीं दिखा सकता था, ऐसे में फेसबुक को एप्पल के इस फीचर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। इनफैक्ट खुद फेसबुक का ऐसा मानना है कि इस फीचर की वजह से 2022 में उन्हें $10 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये 3 अहम रीजंस थे जिनकी वजह से फेसबुक का सडन डाउनफॉल हुआ। खैर चलिए, अब हम जानते हैं कि फेसबुक के राइज एंड फॉल की इस स्टोरी से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि आपका बिजनेस चाहे जो भी हो, आपको अपने यूजर्स का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर किसी वजह से आपने यूजर्स के ट्रस्ट को खो दिया है तो ऐसे में आपको कुछ भी करके वो ट्रस्ट वापस जीतना चाहिए। फेसबुक ने ये गलती की कि जब प्राइवेसी और डेटा एक्सप्लॉयटेशन की वजह से यूजर्स का ट्रस्ट उनके ऊपर से खत्म होने लगा तो उस ट्रस्ट को वापस बनाने के लिए फेसबुक ने कुछ भी नहीं किया और इसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने यूजर्स को लूज करने के साथ ही अपने एडवर्टाइजर्स को भी खो दिया। इसके अलावा दूसरा अहम लेसन हमें ये मिलता है कि हमें अपने बिजनेस में किसी एक सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम पर हद से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और अगर हो सके तो अपने बिजनेस में मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम को ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ फेसबुक की एक बड़ी गलती ये रही कि वो अपने 97% रेवेन्यू के लिए एडवर्टाइजिंग पर ही डिपेंडेंट है। अगर फेसबुक के पास मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते तो शायद आज उसकी हालत इतनी बुरी नहीं होती। और लास्ट में दोस्तों, फेसबुक की इस स्टोरी से हमें तीसरा अहम लेसन ये मिलता है कि बिजनेस में टाइम और कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट्स को हमेशा बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग टाइम के साथ नहीं चलते वो रेस में हमेशा पीछे छूट जाते हैं। फेसबुक के केस को अगर देखें तो टाइम के साथ उसमें बदलाव तो बहुत आया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये रही कि नए जमाने की यंग जनरेशन क्या चाहती है, फेसबुक इस बात को नहीं समझ पाया और इसका नतीजा ये हुआ कि आज की यंग जनरेशन को फेसबुक आउटडेटेड लगने लगा और वो उसे छोड़कर टिकटॉक जैसे न्यू एज सोशल नेटवर्क की तरफ शिफ्ट हो गए। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।